अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है और आज भी अहम समाअत हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जिससे इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के जेल से बाहर आने की राह हमवार हो सकती है। इद्दत केस में सजा मौतली दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 27 जून को सुनाया जाएगा। फैसला महफूज होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि सज़ा मुअत्तल होने की सूरत में इमरान खान जेल में ही रहेंगे या फिर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को तोशाखाना, साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस में सज़ा दे दी गई थी। 30 जनवरी को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। उसके अगले दिन यानी 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई थी, जबकि 3 फरवरी को इद्दत में निकाह केस में भी दोनों को 7-7 साल कैद की सजा हुई थी। तोशाखाना केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था और अदालत ने 1 अप्रैल को उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। इसी तरह 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस कलअदम करार दे दिया था और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में भी ट्रायल जारी है, मगर उस केस में 15 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के तमाम केसेस में इमरान खान जमानत पर हैं और अब इद्दत केस में भी सजा मुअत्तली पर फैसला महफूज हो चुका है। इद्दत केस में आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अहम समाअत हुई, जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानिका के वकला ने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने इद्दत केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी और सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला महफूज कर लिया और अब अदालत की जानिब से महफूज फैसला 27 जून को दिन 3 बजे सुनाया जाएगा। फैसला महफूज हो गया है, अब देखना होगा कि सजा मुअत्तली की सूरत में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर किसी नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि इस हवाले से 5 जून को द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास इमरान खान को गैर मुय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे मुख्तलिफ है। जिस तरह 1971 के वाक़े के हवाले से इमरान खान की मुतनाज़े ट्वीट ने FIA को इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर करने का मौका फराहम किया है, तो वहीं नायब हुक्काम इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दूसरा तोशाखाना रेफरेंस दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी सलाखों के पीछे रहें। बाखबर ज़राए का कहना है कि दूसरे तोशाखाना केस के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। एक ज़राए का कहना था कि रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक FIA रियासत मुखालिफ वीडियो ट्वीट पर इमरान खान से 2 बार जेल में तफ्तीश कर चुकी है। इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ बयानात पर भी इमरान खान के खिलाफ एक केस तैयारी के मराहिल में है। इसी तरह नैब तोशाखाना के एक और केस में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई नया केस कहीं पर भी दायर नहीं हुआ है और अगर अगले 24 घंटों में कोई नया केस दायर ना हुआ तो 27 जून को इद्दत केस में रिलीफ की सूरत में इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई हो सकती है। अंदर की खबर क्या है, हुकूमत क्या प्लान कर रही है, तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा के पास इस हवाले से खबर है, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा राना सनोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, हुकूमत क्या प्लान कर रही है। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खबरें आती रही, अभी भी आ रही हैं कि हुकूमत का प्लान ज़रूर है कि इमरान खान साहब को रिहा ना होने दिया जाए। साइफर केस कलअदम हो गया, उससे पहले तोशाखाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, अब इद्दत से में जो निकाह केस है उसमें 27 जून को महफूज फैसला सुनाया जाएगा। कोई और है नहीं मामला जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखा जा सके। 9 मई के मुकदमात में उनकी जमानत हुई है। हुकूमत क्या करेगी? इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे तो उन्हें होने दिया जाएगा और उनकी अहलिया को? शाहजेब, मुनाफकत से या गलत बयानी से काम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए। इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी जो है वो पाबंद रखा जा सके इसे रखे, क्योंकि आप ये देख लें कि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसी दिन उसने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया,
इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया। जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो उसने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया। असम्बलियाँ तोड़ने से बात नहीं बनी तो हुकूमतें उसने तोड़ी। यानी उसका मुसलसल एक ही एजेंडा है और वो मुल्क में अफरा तफरी और फितना है। तो इसलिए मुल्क की बेहतरी इसी में है कि उसे जो है वो पाबंद रखा जाए। इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। उनका जायज़ कानूनी ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो ज़रूर बनेंगे। राना साहब, ज़ाहिर ना आपकी उनके बारे में राय अच्छी है, ना उन लोगों की आपके बारे में राय अच्छी है, मगर मसला ये है कि उन्हें 8 फरवरी को वोट मिला है, मैंडेट उन्हें मिला है। अगर अदालतों से फैसले आ रहे हैं तो ज़ाहिर आईन और कानून के मुताबिक मुल्क ने चलना है, तो ज़बरदस्ती तो आप किसी को जेल में नहीं रख सकते ना। जी बिल्कुल, हम ज़बरदस्ती नहीं रखेंगे, आइन और कानून के मुताबिक रखेंगे। इससे पहले भी जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बने हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही बने हैं, और सज़ाएँ जो हुई हैं वो अदालत से ही हुई हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने को अपना जो है वो अदालत कायम कर दी और उसमें किसी अपनी पार्टी के बंदे को बैठा दिया और उसे कहा कि आप सज़ा सुना दें। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनको मैंडेट मिला है या वोट मिला है, वोट हमें भी मिला है, मैंडेट हमें भी मिला है, लेकिन किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने का, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का, मुल्क को फितने का शिकार करने का किसी को मैंडेट नहीं मिला। अगर कोई ऐसा काम करता है मैंडेट हासिल करके तो वो उस मैंडेट की जो है वो वायलेशन करता है। इससे पहले भी इमरान खान ने मैंडेट की वायलेशन की है, जो कि 9 मई को भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी जो वाक़यात हुए हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से या दूसरे जो एक्टिविटी उसकी रही हैं, अदालतों पे हमले। यानी ये किसने इसको मैंडेट दिया था कि आप अदालतों के ऊपर हमले करें और अदालतों को जो अब अपने ख़िलाफ़ केसेस को प्रोसीड ना करने दें। मगर राना साहब, इस वक्त उन्हें अदालतों से ही रिलीफ मिल रहा है ना, जितना भी मिल रहा है। अब मसला ये है कि अगर आप किसी दूसरे केस में, क्योंकि अभी कन्विक्शन तो कोई नहीं है, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल हो रहा है और उसमें उनकी ज़मानत हुई है, तो आप किसी में भी गिरफ्तार करेंगे तो अदालतों से रिलीफ मिलेगा। तो यही चलेगा कि एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, फिर अदालतों से जो रिमार्क्स आएंगे उसमें हुकूमत की बाकायदा तौर पर जो है वो सुबकी हो रही होगी, कर कोई और बेशक रहा हो, सुबकी आपकी हो रही होगी बतौर सियासी जमात। चले, ये केसों पे जो केस बनते हैं ये जो है वो किस पे नहीं बनते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ पे नहीं बनते रहे, हमारे ऊपर जो है वो नहीं बनते रहे। और उन केसेस में जो है वो फिर अदालतों ने, ठीक है, हमारी भी ज़मानतें लीं। अब भी अगर अदालतें उसकी ज़मानत लेती हैं तो शाहजेब अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। ठीक है, कोई 2-4 दिन जो है वो कोई बड़ी रैली हो जाएगी, कोई बड़ा जलसा हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर उसके बाद रावी चैन ही लिखेगा इंशाअल्लाह ताला। मतलब रावी फ़िलहाल चैन लिख लेगा, मगर बाद में क्या लिखेगा और आप लोग बाद में क्या बोलेंगे? कि इमरान खान साहब एक ज़माने में बड़ी ओनरशिप लेते थे, आज हर केस पे बोलते हैं। शहजाद अकबर साहब आगे कह रहे हैं कि जी हम तो हक में ही नहीं थे कि मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ, हसन इकबाल के खिलाफ केस बने। आपके केस के बारे में कहती है पीटीआई कि नहीं जी, वो तो हमारा था ही नहीं काम, वो तो जर्नैल साहब का काम था, इस्टेब्लिशमेंट का राना सनाउल्लाह साहब के साथ मसला था। तो आज ऐसे जान छुड़ाते हैं उन केसेस से जिनकी ओनरशिप ले लेके और बड़े बड़े नारे लगाते थे वो। आप लोग भी यही कर रहे होंगे? शाहजेब, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादर है। इंशाअल्लाह ताला जो बात कल कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल को भी हालात कुछ भी हों वही बात करेंगे। मामला ये है कि इमरान खान अगर सियासत करे, सियासतदान बने, जमहूरियत के साथ जो है वो अपना जो है वो आगे बढ़ने की बात करे, तो खुदा की कसम कोई हमें उसकी ज़ात से जो है वो कोई उसकी ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि वो बंदा जो है वो तो जमहूरियत पे, डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता। वो तो अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए उसने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मूल ले ली। इस्टेब्लिशमेंट उसकी बात पे नहीं आई तो उसने कहा कि तुम तो मीर जाफ़र हो, मीर सादक हो, मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं इस अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। चौकीदार जो है वो घर में डाकू आ गए हैं, चौकीदार आके उनको फायर नहीं मार रहा, तो ये चौकीदार कहाँ का है? वो कौन थे डाकू? वो हमें डाकू बनाया हुआ था ना उसने। तो मामला ये है कि जब वो इस बात पे तुला हुआ है तो फिर आप मुझे बताएं कि हमारे लिए फिर इसके अलावा और क्या रास्ता है कि हम उसकी इस फस्तायत का
इस फितने का, इस जो है वो तकब्बर का जो है वो मुकाबला करें। राजा साहब, आपने हमारे एक प्रोग्राम में उस वक्त जब हमें वो जेलों में ठोंस रहा था, हम उसे कहते थे आओ हमारे साथ बैठ के बात करो, वो हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि जी मैं तो इनको देख नहीं सकता, मैं तो इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। मगर गुज़िश्ता दिनों जब आज अगर हम कहते तो आज भी वो कहता है कि जी मैं इनके साथ जो है वो बात नहीं करूंगा। मगर इनडायरेक्ट तरीके से तो बात करने का रास्ता उन्होंने निकाला ना, खुद अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेफ गार्ड किया और अचकज़ई साहब को आगे कर दिया। और आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि अचकज़ई साहब का एहतराम है, बेशक आज हमारा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बात करेंगे उनसे। तो फिर क्या हुआ आगे? आप तो बात करने के हामी हैं। शाहज़ेब, मेरी बात आप नोट कर लें। ये जब हमने इस बारे में बात की, क्योंकि हम तो एक पॉलिटिकल और जमहूरी लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी इसके लिए जदोजहद की है। हम तो किसी मरहले पे ये नहीं कह सकते, ना मेरी लीडरशिप ये कह सकती है कि हम जी किसी से बात नहीं करेंगे, हमें जो है वो डायलॉग पे हमारा यकीन नहीं है। जब हमने ये बात की तो उसके प्रेशर में आके जब हर तरफ से सवाल हुआ तो उसने ये एक इनडायरेक्ट रास्ता निकाला है। लेकिन आप मेरी बात लिख लें कि वो ना डायलॉग पे यकीन रखता है, ना जमहूरियत पे यकीन रखता है, वो इस बात पे आएगा नहीं। तो जिस दिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने कोई बात कर दी ना, तो उस दिन उनसे वो मैंडेट वापस ले लेगा। मगर आप कम से कम आगे बढ़ेंगे कि अचकज़ई साहब अगर रास्ता निकालना चाहते हैं तो आप उनसे बात करें, या राब्ता हुआ तो क्या आगे कोई बात हुई है या नहीं हुई है इतने अरसे में? जी, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा ये यकीन है, और एक दिन पहले मैं अपने लीडर पार्टी के प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिला हूँ, उनसे भी ये सारी सूरत हाल जो है वो डिस्कस हुई है। इस सूरत हाल का, या कोई भी सूरत हाल इससे बुरी भी हो सकती है, इससे बेहतर भी हो सकती है, पॉलिटिशियंस सियासी जमातों के दरमियान बैठ के बात करने, डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जमहूरियत में कोई और ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग है। इसी से रास्ता निकलेगा, इसी से मामला जो है वो हल होंगे, वरना तो फिर लड़ाई है, कोई लड़ता रहे जितनी देर तक किसी ने लड़नी है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं 27 जून को अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाहर नहीं आ रहे? नहीं आ सकते हैं बाहर। मैंने तो कहा है कि उनके को बाहर आने से कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। अगर बाहर वो आ जाएंगे तो ठीक है, कोई 2-4 उनकी रैली जैसे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मामलात तो फिर इसी तरह से चलेंगे ना। मामले ने तो अगर किसी तौर हल होना है तो उसका एक ही रास्ता है जमहूरियत में, और वो डायलॉग है। बाकी दूसरा तो फिर इनकलाब है ना। तो अगर इनकलाब लाना है तो फिर जाएँ, इनकलाबी जदोजहद करें। ये रोज़ इधर बैठ के पार्लियामेंट में जो है वो 6-6 घंटे तकरीरें करते हैं, रोज़ शाम को 7-7 8-8 जो है वो टॉक शोज़ करते हैं। इनकलाब कभी इस तरह से आते हैं? तो इनकलाब उन्होंने लाना नहीं है, जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं है, तो फिर क्या कैसे बात आगे बढ़ेगी? मुशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत असल में प्लान कर क्या रही है? हमारे साथ सीनियर साफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं, उनके पास क्या अंदर की खबर है? उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या इम्कान है सज़ा मुअत्तल हो जाए और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा 27 जून को रिहा हो जाएँ, या हुकूमत की कुछ और तैयारियाँ हैं? देखें, बज़ाहिर तो यही लगता है कि 27 को ये फैसला भी आ जाएगा, इद्दत केस का फैसला आ जाएगा, तो उसके बाद कोई ऐसा इमरान खान पर कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें सज़ा मुअत्तल ना हुई हो। लेकिन एक केस जो कि अभी बज़ाहिर लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है कि उसमें अभी बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है। और जो जिस तरह पाकिस्तान में एक निज़ाम चलता है, मुमकिन है कि उसका भी फैसला जो ही इद्दत वाले केस का फैसला आए तो उस दौरान उसका भी फैसला आ जाए। उस केस में जो उनको पहले ज़मानत है वो ऐसे ही है कि जैसे जो एक उनकी कन्विक्शन अभी नहीं हुई थी, तो पहले जिस तरह नैब गिरफ्तार कर लेती है, तो जो उनकी बरीयत उसमें बेल हुई है वो उस सेंस में हुई है। अभी उसमें उनको सज़ा होना बाकी थी, जो भी है, यानी कि केस को कंक्लूड होना भी बाकी है। इसके अलावा ये है कि इमरान खान पर
अभी काफ़ी कोई दर्जनों के हिसाब से, बल्कि कोई 100 के करीब तो मुख्तलिफ केसेस में उनकी FIR है। तो वो अगर एक पर किसी ना किसी अगर कोई एक में गिरफ्तारी डालेंगे, दूसरे में डालेंगे, तो जो उनका एक निकलना बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि फौरी तौर पे उनकी कोई रिहाई के चांसेस नहीं है। और हुकूमत ऑलरेडी इस मामले में वैसे ही बड़ी डिटरमिन्ड है, कोई और काम हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना। तो इस सारे तनाज़ुर में ये 27 जून के, ये 27 को जो केस की फैसला आ रहा है, उसके बाद भी कोई रिहाई नजर नहीं आ रही। अब एक हुआ ये कि बहुत बेढंगे तरीके से कुछ केसेस चलाए गए। तो शाखाना केस में काफ़ी मवाद मौजूद था, बेढंगे तरीके से चला। फिर साइफर केस में बहुत मवाद मौजूद था, इतने बेढंगे तरीके से चला कि फैसला ही कलअदम हो गया। तो अभी तक 190 मिलियन पाउंड पर तो खुद PTI भी एतमाद का इजहार करती रही, इमरान खान साहब भी एतमाद का इजहार करते रहे। जिस पेस पर वो केस चला है, क्या उसे भी क्या तेज़ी से बेढंगे तरीके से चलाया जाएगा, या उसका फैसला आने तक उन्हें मुख्तलिफ केसेस में उलझाकर जेल में रखा जाएगा? देखिए, ये केस तो चल रहा है ना, और आपको इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी हमें नहीं मिल रही कि उस पर क्या उसमें हो रहा है। तो एक तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको वो बेढंगे तरीके से नहीं चला रहे। जो माजी में जो इन्होंने केसेस जिस अंदाज में किए, उससे इन्होंने सबक यही सीखा है कि इसको एक जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। तो उस तनाज़ुर में तो लेकिन मुझे अब ये नहीं आइडिया कि ये जो ट्रायल है इसको कितनी देर हो गई है और इनको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे भी जब बात होती है तो यही तासर मिलता है कि इसका अगर कोई जल्दी फैसला हो गया तो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, यानी कि इसको कोई चलते हुए कोई टाइम गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया उमर सिंह, तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मामला है, तलवार हुकूमत के सर पर लटक रही है, 2/3 अक्सरियत से महरूम हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, तफसीलात आप सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस की समाअत चल रही है जिसका फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो कौमी असम्बली में उसकी 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत के लिए कोई भी आईनी तरमीम करना मुश्किल हो जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने आज़ाद हैसियत में इस इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली और इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। मगर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यह फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई। मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई, जहां इब्तिदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस हैं। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल किए थे, जिसके बाद आज मखसूस नशिस्तें लेने वाले उम्मीदवारों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल मुकम्मल किए और केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी हो गई। आज समाअत के दौरान जजेस की जानिब से अहम सवाल उठाए गए। जब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से जजेस ने रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला तो हमारे सामने है ही नहीं, और फिर जजेस में मुकालमा हुआ। Ali Khan, I think there's a fundamental question which I don't know why all this discussion is taking place. I'm hearing the case as pleaded before me. Why they should have not pleaded another case, I don't know. Pakistan Tehreek Insaf is not a party before us. Not a single one of the elected candidates are a party before us. Whether the Election Commission of Pakistan was erroneous or correct, the fact is that they challenge virtually everything in Pakistan. Why was that decision not challenged? I go on facts as demonstrated by documents. If there are facts as demonstrated by documents, please argue it. The whole world may know about something. That's not the way judges operate. Judges operate by what comes before them in a pleading. That's how they operate. Otherwise, you'll say, he committed murder. I know it. No, we'll see the evidence that comes before the court of law. That will be the determining factor. Just add to that question, so why we're having this debate is because it is not relevant what party is before us. As the Apex Code, don't you think it's our responsibility to protect the rights of the electorate? There are millions of people who voted, so the right to vote is sacrosanct.
and that has to be protected. Then I would so the right of vote, I haven't finished it. Okay. So the right of vote has to be looked into. If the right of vote has been deprived from a particular political party, it is for the apex court to look into it. There are many concerns in society. Who addresses those? I don't know. That's not my concern. My concern is to simply follow the Constitution and the law. There is a petition, we have been informed, pending in this court, raising questions about the process of elections. Now, we cannot just sit in a bubble, and I absolutely concur with Justice Mansoor Ali Shah that it is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering, the elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths. As we are sitting here under Article 195.3, we must go with that article. We are hearing an appeal. All other matters are maybe under 184.3 or any other provision of the Constitution. But what needs is by the Council and the Court that go in accordance with the provision of the Constitution and hear and appeal and decide that. समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि अगर कौमी असम्बली में एक ही सियासी जमात कामयाब होकर आए और उसकी एक ही नशिस्त हो तो क्या तमाम मखसूस नशिस्तें उसे दे दी जाएंगी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। I go back to my example and makes things very clear to me that there is only one political party with one seat and the rest are independents. This one vote would entitle them to a certain percentum in the reserved seats. That could be perhaps one for the sake of argument. And that's it. They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament. We'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the Constitution says so. I think it doesn't say that way. Are we going to rewrite the Constitution yet again? My lord, we've mauled this Constitution enough times. For my benefit, I'm not as enlightened as the Chief Justice. आप समझा दें proportionality. Can I conclude if you permit? Can we just stick to the Constitution, or is that not fashionable anymore? My lord, with greatest respect to the Honourable Chief Justice, we say, is there a room for understanding the constitutional provision differently or not? There could be a possibility I'm reading it differently. Maybe I need to be understood and brought back onto the right track. Maybe I'm making a mistake, but I read it differently. Not saying that I'm rewriting or anything. I'm looking at it differently. So I do get the right to at least say what I think of the provision. सुप्रीम कोर्ट में ये भी बहस हो रही थी कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जाती तो क्या उन्हें खाली रखा जा सकता है या नहीं। तो चीफ जस्टिस ने आज इस हवाले से नुक्ता उठाया कि अगर मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाती हैं तो उससे ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी मुतासिर होगी। Now, if we take the scenario that to leave these seats empty, you may be penalizing one or the other political party, but who you're certainly penalizing are non-Muslims and women. Whether it's of political party A or political party B, the women numbers in the National Assembly go up. Whether it's political party A or B, the numbers of non-Muslims go up. So I think it would be very fair and be doing violence to both these segments, these very important segments of society, to throw them out and just read this provision completely separately from the fact that this provision is there for their benefit, not there for the benefit of the political party. There may be political forces or political parties, let's not name any, who may be inimical to non-Muslims and women. However, the beauty of the system is that even they come and sit in your party. Naturally, when they come and sit in your party, they will influence you. Look at the beauty. And why are we disrupting this beauty which those with greater wisdom than ourselves, and I use this word for those who make the Constitution.
आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने के फैसले पर उठने वाले सवालात का जवाब दिया। Reserve seat for women or non-Muslim is as much of an M&A as a general seat M&A. And this is important, and I will develop on this. The reserve seat for women candidate can be Prime Minister. That's why the electorate must have notice in terms of Form 33 of the candidate before they go to vote. Exactly, my lord. उनको पता हो कि ये, as I said, for instance, a Muslim cannot contest on a non-Muslim yes, my lord. seat. And my lord, there may be a voter who says, I am a die-hard supporter of Party X, but if Sikandar is in their reserved list, I will not vote for him. My lord, the general seats candidate has to do two things, and with utmost respect, a lot of the focus has been on his declaration. It's not enough. Section 66 and 67 envisage a combination of two acts and documents for this nomination to be complete. That is, one, he gives a declaration that I belong to X party. If my lord will see, I know my lord has that page, then it says, or, the form gives you only two choices. It says, I belong to X and my party affiliation certificate, that is the legal language of what we call the ticket, is attached. It says it is attached, but under law and in practice it is attached later. Or if these two conditions are not satisfied by him, the only other choice for him, if he wishes to contest, is to automatically, by operation of law, not my acts, not the Election Commission's acts or any third party's acts, he becomes an independent. There is no concept of ex-party-backed candidate. A, B and C file nomination papers for party A. Okay. And at the time of filing of the ticket, one person gets the ticket. Exactly. If other two do not withdraw, they become the independent. Exactly. They become independent by operation of law. यही नहीं, इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब मुसलसल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हुई थी, मगर वो बतौर जमात मौजूद थी। इसलिए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी चाहिए थी, जिससे उनका केस मजबूत होता। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं क्यों उन्होंने ये किया, मुझे नहीं समझ आया। मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था, मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो अब खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको? अब हमने तो नहीं कहा कि ज्वाइन कर लें जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और आम बात यह है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने जब ये दलील दी कि बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो मुंतखब होने के बाद आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। Only a political party that has a symbol can apply for reserve seats. Now the total number of reserve seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get there. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। पहली बात मैंने बिल्कुल ही सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो।
मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी। आप ना जाइए। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर इतना मैं जीत गया तो दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं दे के ट्राई तो करें ना। नहीं लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग ये निकल जाता है इन इफेक्ट इन माय रीडिंग ऑफ द लॉ। नहीं, यू कैन से दिस इज व्हाटएवर इन योर ओपिनियन अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन, सी सबमिट इट एंड सी व्हाट दे डू विद इट। इट इज नॉट अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वो बात अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, वो बात होगी मैच्योर ऑन 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, each one of your candidates find a solution with the, if you give the solution now, that means we're deciding the issue. जी, but you can cover your bases by doing something to protect yourself. तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाब होने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से मखसूस हिस्से मांगने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली और आज खुद तहरीक इंसाफ गलती मानती है। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलने जा रहा है? समाज किस सिमत में जा रही है? मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों को लेकर मामला किस तरफ जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर मामला जब से चल रहा था कुछ कहा नहीं जा सकता था कि जजिस की राय किस तरफ जा रही है। आपस में इख्तलाफ राय भी था, एक दूसरे को टोकना, एक दूसरे की राय के बरक्स राय देना, वो आज भी जारी रहा। मगर क्या आप कहा जा सकता है कि किसी न किसी सिमत में मामला जाता नजर आ रहा है, या अभी तक अनसर्टन है कि ये पूरा बेंच सोच क्या रहा है? शाहज़ेब साहब, जो अगर अदालती जो कार्रवाई है उसको देखें तो जाहिर है कि हर तरफ से बड़े वैलिड सवालात हैं, लेकिन एक चीज़ और एक इख्तलाफ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, और वो अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के हवाले से। एक जो अप्रोच है वो तो अब बड़ी वाज़ेह तौर पे आई है कि वो जो आइन और कानून कहता है वो उसके मुताबिक ही जाएंगे, लेकिन एक दूसरी अप्रोच है जिस पे आपको आज भी इख्तलाफ नज़र आया होगा, जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि फिर हम क्या आइन को रीराइट जो है वो करना शुरू कर दें, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं बहुत अदब से चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब आइन को रीराइट करना नहीं, एक चीज़ों को एक और तरह से भी तो देखा जा सकता है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बेंच का ओवरऑल जायज़ा लें, जो बुनियादी कोर इशू है कि क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं, तो इस हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है कि बेंच की अक्सरियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो गुजारिशात हैं या मारूज़ात हैं, या जो कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी की थी, उसमें जो है वो बेंच की अक्सरियत जो है उसकी राय मेरा ख्याल में बहुत मुख्तलिफ है, जो कि दूसरी तरफ जाती है। लेकिन स्टिल केस बहुत ओपन है। जैसा कि आज भी एक दस्तावेज़ जो है वो अदालत के सामने पहले क्लेम किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब कि उन्होंने अपनी एफिलिएशन या सर्टिफिकेट जो टिकट पार्टी टिकट है वो जाहिर की थी और वो सुन्नी इत्तेहाद का था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड सामने रखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कागजात नामजदगी से लेकर और फिर उसके बाद से कुछ 6 खतूत जो हैं जो उन्होंने लिखे थे वो उसके अंदर बहुत सारी कंट्राडिक्शन थी। कहीं पे वो कहते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके इल्हाक के साथ, फिर कहीं वो आज़ाद रुकन बन जाते हैं, और फिर कहीं वो जो है वो कहते हैं कि पीटीआई नज़रियाती जो है वो उसके टिकट के ऊपर है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी उधर भी सामने हैं। अब देखना ये है कि कौन सी चीज़ जो है वो उसको जो एक चीज़ है वो सारा किस्सा पलट सकती है। मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी अभी तक की लग रही है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जजिस की अक्सरियत मुतमईन नज़र नहीं आती, गो के
जो व्यू हैं मुख्तलिफ तरीके से देखने के, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का है, जस्टिस मुनीब अख्तर का है, जस्टिस अता मिनल्ला का, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। मतलब अब क्योंकि अगर बहुत सारी डिबेट हुई और आज ये डिबेट भी हुई कि जी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती तो खाली क्यों नहीं छोड़ी जा सकती, ख़वातीन के अपने राइट्स के हवाले से, मिनॉरिटी के राइट्स के हवाले से, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम सवाल उठाए गए। अब इस बात के बावजूद कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ खुद इस गलती को मानती है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ये सवाल भी उठा कि अगर उन्हें सिंबल नहीं मिल रहा था वो बाद में पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, या फिर और अगर ऐसा ना करने दिया जाता तो अदालत से रुजू करते। ऐसा लग रहा है कि गलतियों के बावजूद ज़ाहिर जो मैंडेट का मामला है कि पीटीआई को वोट मिला, उनका जो मैंडेट है वहाँ से कुछ ना कुछ एक रिलीफ उन्हें की गुंजाइश बन सकती है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पीटीआई तो अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पीटीआई जो कि एग्रीव्ड है वो अदालत के सामने ही नहीं है। अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं। फिर उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या ये क्लॉक जो है वो वापस घुमाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जैसे कि एक मरतबा पहले तजवीज़ भी आई थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि क्यों ना वो 3 दिन जिसके अंदर आज़ाद अरकान ने जो पार्टी ज्वाइन करनी होती है किसी को, तो वो वापस कर दिया जाए और फिर उसमें वो जो चाहें फैसला करें और फिर उसके बाद चीज़ें ऐसे सही हो सकती हैं। फिर दूसरा हल जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला गो के वो कह रहे हैं कि भी एक जो पूरा ओवरऑल इलेक्शन, प्री इलेक्शन और उसके बाद का सिनारियो और उसके दरमियान में जो शिकायत हैं उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, या वो एक पिटीशन जो कि पेंडिंग पड़ी है उसको वो लगाए। तो उसमें जो है वो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं कल की समाअत के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हम 187 की जुरिस्डिक्शन भी इस्तेमाल करें कंप्लीट जस्टिस की, तब भी हम क्या ये चीज़ जो है वो हवा के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी से जो है वो मेल नहीं खाती हैं। तो वो उसमें जो एक लार्जर प्रिंसिपल है जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस तमिनल्ला कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदगी, जो कि आपने सवाल किया कि अवामी नुमाइंदगी का जो राइट टू वोट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से किसको रिजर्व सीट्स मिलती हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आपको लग रहा है कि अब ये मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है या अभी और वक्त लगेगा, मामला बहुत फैला हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारा मामला जो है वो तो अब सिमट चुका है और गालिबन इम्कान यही है कि बहुत अब जो 2-3 वकला हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो आधे घंटे में अपना कर लेगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और JUI के वकला जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो अपोज कर रहे हैं उसकी पिटीशन को, और फिर उसके बाद जवाबुल जवाब है। लेकिन बहुत सारे जो अदालती सवालात हैं उनके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि वो रिटर्न रिप्लाई दे देंगे। तो ये मामला जुमेरात को, क्योंकि अगर जुमेरात नहीं तो जुम्मे को जो है ये मैक्सिमम हमें लगता है कि इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और अदालत ने फ़ोन टैपिंग को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि किसी को भी फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि खुफिया इदारे की तरफ से मजाज अफसर डेटा की दरख्वास्त करता है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप लाइव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं, ये पटिशंस तो फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक ही हैं। इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में नई पॉलिसी आई थी। वजारत दाखिला ने एक SOP जारी किया था जिसके मुताबिक ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यह SOP तो एक सेक्शन अफसर ने जारी किया है, मुतल्लिका अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। वजारत दाखिला के पास ये अख्तियार कैसे है, किस कानून के तहत यह SOP जारी किया गया, वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि यह डेटा हासिल कर सकते हैं। वजारत दाखिला के एक सेक्शन अफसर ने SOP जारी कर दिया। सेक्शन अफसर के SOP के तहत आप डेटा हासिल करते हैं। आपने फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। जिसे बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि हमें अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट ने डेटा खुफिया इदारों को देने की हिदायत की थी। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला एक केस की हद तक था
या मुस्तकिल था? क्या इस पॉलिसी के मैकेनिज्म के मुताबिक आप डेटा लेते रहे हैं? इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि जी इसी तरह ही है। आज समाअत के दौरान पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि पीटीए के पास सर्वेलेंस का कोई इख्तियार नहीं है। पीटीए ने किसी इदारे को सर्वेलेंस की इजाज़त भी नहीं दी है। इस वजह से बाबर सत्तार ने पीटीए के वकील से सवाल किया कि पीटीए से मुतालिका वफाकी वजारत तो वजारत आईटी है, वजारत दाखिला कैसे है? कोई भी वजारत पीटीए को लिखेगी तो आप उसे वफाकी हुकूमत का ऑर्डर समझेंगे? इस पर पीटीए के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी डिवीजन का लिखना वफाकी हुकूमत का ही लिखना कहलाएगा। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट नील है कि आज तक कभी वारंट ही नहीं लिया गया। इस पर पुलिस के वकील ताहिर काजिम ने जवाब दिया कि पुलिस सर्वेलेंस नहीं करती, सिर्फ शवाहिद के लिए डेटा लेती है। अगर सर्वेलेंस की जाए तो फिर उसके लिए वारंट की ज़रूरत होती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उससे सवाल किया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी मुलजिम के घर जाने के लिए वारंट क्यों लिया जाता है? मेरे घर में चोरी होती है तो घर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कैसे ली जा सकती है? आप घर के लॉन की प्राइवेट फुटेज कैसे बगैर वारंट ले सकते हैं? वो फुटेज लेने के लिए आपको वारंट हासिल करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस को आज तक यही समझ नहीं आई कि वारंट क्यों लिया जाता है। इस पर पुलिस के वकील ने जवाब दिया कि ना हम सर्वेलेंस करते हैं और ना ही रिकॉर्ड करते हैं, वक़ुआ के बाद मवाद और शवाहिद इकट्ठे करते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि आपने कानून बनाया हुआ है तो आपको सब कुछ पता होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहाँ अदालतों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना हुआ है या नहीं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत से इस्तदा की कि चैम्बर में समाअत रख लें तो आपको आगाह कर देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतालिक पूछ रहा हूँ? सिर्फ कानून का पूछा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस के चैम्बर या वज़ीर आज़म हाउस की टैपिंग होस्टाइल एजेंसीज करती हैं? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमती वकील की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। आपकी चैम्बर समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। आज समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने अदालत से टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी जिसने यह कानून बना दिया? आपने 11 सालों में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। एक कानून है जिसके तहत 11 सालों में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में यह सूरत हाल बनी। अमरीका समेत बहुत से ममालिक ने कवानीन और स्ट्रैटेजी बनाई। आप दहशतगर्दी की वजह से ये नहीं कह सकते कि कुछ पूछा ही ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे फैसले कलअदम कराएं, वरना यहाँ जवाब देना होगा। समाअत के दौरान टेलीकॉम कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि डेटा फराहमी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हुसूल के लिए पीटीए की शर्त है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि जो डेटा लिया जा रहा होता है उससे मुताल्लिक आपको मालूम होता है? इस पर टेलीकॉम कंपनी के वकील ने जवाब दिया कि नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इससे मुताल्लिक कुछ पता नहीं होता। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पीटीए के कहने पर यह सिस्टम लगाते हैं। इस दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें हिदायत की कि आपने पीटीए की सिस्टम लगाने की डायरेक्शन की खतो किताबत रिकॉर्ड पर लानी है। टेलीकॉम कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि यह लाइसेंस की शर्त है, फिर भी कोई खतो किताबत है तो रिकॉर्ड पर ले आते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि यह काम ज़बानी नहीं होता, बड़ी तफसीली डायरेक्शन होती है। जिस पर टेलीकॉम कंपनी के वकील ने जवाब दिया मजाज एजेंसीज टेलीकॉम कंपनी के तमाम सारिफीन का 2% डेटा बैक वक्त हासिल कर सकती हैं। इस वजह से बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि क्या पूरे मुल्क के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सारिफीन का 2% डेटा हासिल किया जा रहा है? आप खर्च उठाते हैं, सिस्टम लगा कर देते हैं, तो आप कैसे जिम्मेदार नहीं हैं? किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म फराहम नहीं किया गया, तो जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनियां बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो भी बराबर की जिम्मेदार हैं। जिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। पीटीए ने अदालत को कहा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की किसी को इजाज़त ही नहीं दी। पीटीए के कहने पर ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरा सिस्टम लगा कर दिया हुआ है। इन रिमार्क्स पर आज की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। आज पर इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।